हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो है पहला, हम ये 30 डेज़ के लिए ही स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब हमने इसका जो टारगेट रखा है वो सिर्फ 30 डेज़ का रखा है। ओके, तो हम सिर्फ 30 डेज़ तक इसको ट्राई करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा नहीं, मतलब उसकी क्वांटिटी कम ही होगी, बट उसके साथ हम कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मतलब ज़्यादा इसमें आप ये समझ लीजिए, आप पढ़ने से ज़्यादा यहाँ रिवीजन आपका होगा रियल में। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है, देख पहला क्वेश्चन है। पहले आप इसको, दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं सबसे पहले आपने उसको ट्राई करना है। हर एक के लिए कम से कम मैं 10 सेकेंड्स आपको दूंगी। ठीक है, 10 सेकेंड्स, उसके बाद ही मैं उसका आंसर आपको बताऊंगी और उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखा तो आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, फिर उसके आंसर को देखना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अब हमें पता है कोई भी भाषा अगर बनती है तो ये बोल रहा है उसकी सबसे छोटी इकाई बोल रहा है। इसमें इसने ना सार्थक पूछा है ना भाव पूछा है, एक छोटी सी इकाई पूछा है, तो उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वर्ण। मतलब सबसे जो छोटी इकाई होती है, जैसे अ देख लीजिए या क देख लीजिए, इनको हम वर्ण बोलते हैं। ठीक है, या आ देख लीजिए या ई देख लीजिए, ये ठीक है, ये है वर्ण। अगर उसने, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा उसने, सबसे छोटी इकाई। अगर वो पूछ लेता भाषा की सबसे छोटी इकाई, नहीं सार्थक रूप में, मतलब सार्थक ऐसे बोल देता, सार्थक। सार्थक मतलब आपको पता ही, जिसकी मीनिंग हो कोई। ठीक है, तो मीनिंग के लिए क्या आ जाएगा, अगर भाषा की सबसे, नहीं भाषा की सार्थक इकाई अगर उसने पूछा है तो क्या आएगा, शब्द आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इस अ का कोई मतलब नहीं है, इस क का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं, अब जैसे हम राम बोलते हैं, इसका एक मतलब है, ये किसी का नाम है। ठीक है, जैसे हम आम बोलते हैं, ये एक शब्द हो गया, इसका एक मतलब है, एक फल का नाम है। ठीक है, तो ये सार्थक रूप अगर पूछेगा तो हमने शब्द लगाना है, अगर वो छोटी इकाई पूछ रहा है तो हमने क्या लगाना है, वर्ण लगाना है। तो इस वाले फर्स्ट का आंसर है वर्ण। आई होप सबने ये आंसर को सही किया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर पहले इस क्वेश्चन को देखिए, पहले खुद ट्राई कीजिए आप। क्वेश्चन है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी में जो मूल वर्ण होते हैं आप सभी को पता है वो कितने हैं, 52 हैं। ठीक है, 52 कैसे बने, 11 हमारे पास स्वर हैं। ठीक है, 2 हमारे पास अयोगवाह हैं। ठीक है, और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 39 है। अब आप बोलेंगे ये 39 कैसे, इसका भी डिवीजन है। 25 हमारे पास स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, 4 हमारे पास अंतस्थ होते हैं, या र ल व। फिर 4 हमारे पास ऊष्म होते हैं, जिसमें श, ताल में स, मूर्धन स, दंती स, ह आ जाता है। ठीक है, इसको मिलाकर यहां तक तो ये मिलाकर कितने हो जाते हैं, 33। फिर इसमें 4 संयुक्त व्यंजन भी आते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन आते हैं, वो कौन से होते हैं, जो जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र, इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। मतलब ये 2 वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप, यहां पर अभी 33 में 4 और ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 37। हमने तो 39 बोला है, तो 2 हमारे पास और हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। या ठीक है, ये कौन से होते हैं, 2 होते हैं, ये कौन कौन से हैं, ड और ये
ये वाला जिसके नीचे बिंदी लगी रहती है। ठीक है, तो ये टोटल कितने हैं हमारे पास? 39 है। अब आपको समझ, अब वो बोल रहा है इसमें से संयुक्त हटा दीजिए। क्या करना है? संयुक्त हटा देना है। ठीक है, तो संयुक्त हटा दिया। अब हमारे पास कितने बचे? ठीक है, मूल वर्णों की संख्या में से कितने करना है? संयुक्त हटा देने हैं। तो अब हमारे पास कितने व्यंजन हो गए? 48। ठीक है, यहां पर वो बोल रहा है संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या बताइए। तो संयुक्त हमने 4 हटा दिए। अब हमारे पास कितने, मतलब 52 में से हमने 4 हटा दिए, तो अब बचे कितने? 48। समझ में आया दोस्तों? ये वर्णों की संख्या बोल रहा है। ठीक है, इसमें स्वर नहीं पूछा, व्यंजन नहीं पूछा, वर्ण पूछे हैं। नेक्स्ट की ओर को बढ़ते हैं। पहले दोस्तों आपको खुद ट्राई करना है, अब मैं बताती हूँ। देखिए दोस्तों, वो क्या कह रहा है, निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन उसे कहते हैं जो एक ही शब्द, एक ही व्यंजन 2 बार रिपीट हो साथ साथ। ठीक है, ऐसा कौन सा व्यंजन है जो बार बार रिपीट हो रहा है इसमें एक साथ? ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ल है और यहाँ पर ल है, तो एक व्यंजन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, द्वित्व मतलब 2 जहां पर आ रहे हैं, 2 व्यंजन जहां पर आ रहे हैं साथ में, बस ये याद रखना है, वो साथ में आने चाहिए, रिपीट होने चाहिए एक के बाद एक। ठीक है, उसको, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, दिल्ली। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पहले आपको खुद ट्राई करना है दोस्तों, इसको भी ट्राई करें पहले। अब देखिए, यहां पर वो हमसे पूछ रहा है घोष वर्ण। अब हमें याद रखना है, पहले हमें घोष समझना है। घोष क्या होता है, या इसको घोष को ही ना सघोष भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे सघोष पूछा जाए या घोष पूछा जाए, बात एक ही है। अब ये क्या होते हैं, इन ध्वनियों के उच्चारण में जो स्वर तंत्री है हमारी, उसमें कंपन होता है। जैसे आप इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे पास क वर्ग होता है, ठीक है, च वर्ग है, ठीक है, फिर है ट वर्ग होता है, फिर कौन सा होता है? त वर्ग होता है, त, और फिर होता है प वर्ग। ठीक है, इन सारे में कितने होते हैं? 5-5 वर्ण होते हैं। ठीक है, 5-5 व्यंजन है। इन्हीं टोटल को मिलाकर स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं इसको, स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं इनको। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर वो बोल रहा है सघोष या घोष पूछ रहा है। तो सघोष या घोष क्या होता है? किसी भी मतलब प्रत्येक वर्ग के थर्ड, जैसे यहां पर मान लीजिए आप ये क वर्ग का है ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, अब जैसे क्या आएगा? क ख ग घ अंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया ना, क ख ग घ अंगा। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि जो घोष हैं वो कौन से होंगे। फर्स्ट वाला मतलब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, प्रत्येक वर्ग का फर्स्ट सेकंड छोड़ देना है। हर वर्ग का, जैसे च वर्ग में भी जो होगा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाला वर्ण। ठीक है, तो क्या ख होगा? नहीं, क्योंकि ये सेकंड नंबर का है। च होगा? च तो फर्स्ट वर्ग है, नहीं होगा। ठीक है, फिर हम देखते थे त और थ। थ होगा?
नहीं होगा क्योंकि वो सेकंड में आ रहा है। तो कौन सा होगा? म, क्योंकि म कौन सा आ रहा है? प फ ब भ म, मतलब फिफ्थ में आ रहा है। म जो आ रहा है हमारे फिफ्थ वाले में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ। इसमें दो आते ना, जो हमारे ये गूंज के आधार पर, कंपन के आधार पर जो होता है, या नाद के आधार पर हमारे जो व्यंजन होते हैं या जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार में डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक तो होता है अघोष, एक होता है, एक तो अघोष होता है और एक होता है घोष या सघोष बोल लो, ठीक है। इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें 3, 4, 5, इसमें 1, 2 प्लस इसमें और भी आएंगे अभी, जैसे इसमें और भी आते हैं, जैसे सारे स्वर भी इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें और भी क्या आएंगे? य र ल व ह, ये भी आते हैं। फिर इसमें अयोग वह भी आते हैं, अंक प्लस अह, ठीक है। फिर इसमें सभी स्वर अ से लेकर आउ तक सारे स्वर भी इसी में आते हैं, ओके। ये घोष वाले में अब आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इजी तो वो नहीं पूछेगा ना, वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें मतलब हमें लगे कि घोष क्या होता है, सघोष क्या होता है ना, थोड़ा सा टफ लेवल। अब देखिए दोस्तों, कई लोगों को इसमें डाउट होगा, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है? हिंदी शब्दकोश में, शब्दकोश पता ही आपको, डिक्शनरी, ठीक है, हिंदी डिक्शनरी या हिंदी शब्दकोश में 6 क्रम का किस वर्ण के बाद आता है? अब आपको लग रहा होगा ठीक है, हमने क वर्ण पढ़ा था, वर्ग पढ़ा था, ठीक है, हमने ख मतलब च पढ़ा था, हमने ट पढ़ा था, न पढ़ा, त पढ़ा था और प भी पढ़ा था, लेकिन ये तो संयुक्त व्यंजन है और ये तो काफी लास्ट में आता है ना। सभी को अगर क ख ग घ याद होंगे तो ये सबसे दिमाग में आ रहा होगा, ये तो सबसे लास्ट में आता है। छ त्र, ये ह के बाद आता है ना, ह छ त्र ज्ञ श्र, ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये पता है क्या, जो ये हम इनको बोलते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब दो वर्णों के मेल से बने। कौन कौन से वर्णों के मेल से बने? कौन कौन से वर्णों के मेल से बने? देखिए, एक तो है क प्लस श, इससे बना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क के बाद जैसे यहाँ क आया, यहाँ पर ख आया, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे पूरे उसमें शब्दकोश में, हम क्या देखते हैं? जब अल्फाबेटिकली हम देखते हैं, पहले ए आता है, जैसे मान लो ए बी आ गया, फिर किसी का मान लो ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? पहले ए, और किसी का ए सी आ रहा है, तो हम किसको लेंगे? पहले तो हम देखेंगे फर्स्ट वाला, सबका क्या कॉमन है? ओके, ए कॉमन है, ए आ गया। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वाला, ये बी है, यहाँ पर ये सी है, यहाँ पर क्या है? ये ए है, तो मतलब ए वाला आएगा। सेम वैसे ही हम इनमें भी देखेंगे, पहले ये क्या है? क है, ख है, फिर सब में ये संयुक्त व्यंजन है, तो ये क्या है? यहाँ पर क आ रहा है, तो ये क्या होगा? क के बाद ये वाला आ जाएगा, मतलब क के बाद श आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये सही है, मतलब ये ऐसा होगा क श फिर ख फिर ग, ठीक है। जैसे आपको ये समझ लीजिए, ज पता है ना, ज कैसे बनता है? कैसे नहीं, ज्ञ कैसे बनता है? ज प्लस सॉरी इससे, यहाँ से, है ना, इससे बनता है। अब हम क्या करेंगे? हमें पता है ना ज कब आता है, तो हम क्या करेंगे? ज के बाद जैसे च छ ज, च छ ज, झ आना चाहिए, लेकिन हम क्या लिखेंगे इसको? इसके बाद ये ज्ञ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आ रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट की ओर को बढ़ते हैं। ऐसे ज्यादा समझ में आ रहा है ना? देखिए, अब तो ये आंसर तो सभी को पता चल गया होगा।
देखिए ये संयुक्त व्यंजन है, किससे बना है? ज और अ से। लेकिन ज कैसा होना चाहिए? आधा। तो ये वाला ऑप्शन सही है, हलंत वाला जो ज प्लस अ। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये है बी। अब नेक्स्ट की ओर को बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। वो बोले जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं, या जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसको हम बोलते हैं अकारांत। क्या बोलते हैं? अकारांत। अगर ई आता तो इक्रांत बोलते हैं, अगर आ आता है तो आकारांत बोलते हैं। ठीक है, ये इनके नाम है, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसलिए। तो इसका आंसर क्या होगा? जिनके अंत में अ आता है उनको डी, आकारांत। यहाँ पर ये बिंदी भी हाँ मैंने मिस कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट की ओर को बढ़ते हैं। इसको ट्राई कीजिए दोस्तों। इसमें क्या बोल रहे हैं? भाषा निर्माण की इकाइयां का सही क्रम। अब हमें पता भाषा कैसे बनती है, ठीक है, हमें भाषा का निर्माण कैसे होता है। क्या पहले शब्द आए? नहीं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि वो क्रम पूछ रहा है हमसे, अनुक्रम पूछ रहा है, तो हमने देखना है सबसे पहले क्या आई? कोई आवाज, ध्वनि। ठीक है, जब उस ध्वनि को हमने लिखा तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं वर्ण। ठीक है, इसमें नहीं पूछा गया, वैसे मैं बता देती हूँ, वो भी हमें ध्यान रखना है। वर्ण, जब हम वर्णों का मेल किया हमने तो बने शब्द। क्या बने? शब्द। जैसे राम, अगर इसी राम को मैंने राम पढ़ता है, पढ़ता, तो यहां पर ये क्या हो जाएंगे? पद। तो ये क्या हो जाएंगे? पद। अगर इसी राम का यूज हमने वाक्य में कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? पद। और ये जैसे पूरा वाक्य राम पढ़ता है तो ये क्या हो जाएगा? वाक्य। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? ये वाला। पहले ध्वनि होती है, कोई आवाज होती है, उस आवाज को अगर हम लिख देते हैं तो वो पहले जो हम लिखते हैं सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, उन वर्णों का अगर हम मेल कर लेते हैं, सार्थक मेल। ठीक है, मेल ऐसे ही नहीं कि कुछ भी जोड़ दिया, ऐसा नहीं कि वाई वाई बोल दिया, ये शब्द तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, निरर्थक है ये। तो ये शब्द जो होते सार्थक मेल होना चाहिए। ठीक है, मीनिंगफुल। तो ये शब्द हो गए। शब्द, उन्हीं शब्दों को अगर हम वाक्य में लिखते तो पद कहलाते हैं, अलग अलग। यहाँ पर ना ये पद कहला रहे हैं, और अगर वही पदों से जोड़कर एक कंप्लीट वाक्य बनता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मैं एक छोटी सी आंसर के साथ आपको कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा कॉन्सेप्ट बताऊं। ठीक है, सो दैट आपका रिवीजन अच्छे से हो। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर वो बोल रहा है, हाँ इसको आप ट्राई कीजिए पहले। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमसे अग्र स्वर पूछ रहा है, नहीं अग्र स्वर नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो स्वर ध्वनियों का जो समान परिचय होता है ना, मतलब जीव का जो भाग होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जैसे एक अग्र, एक मध्य और एक पश्च। ठीक है, एक पश्च भाग। मतलब ये अग्र कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो अगला भाग है वो ऊपर नीचे हो तो उनको अग्र कहते हैं। ठीक है, और अगर मतलब इनके उच्चारण में अगर मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है, ठीक है, तो इसको मध्य बोलते हैं। और अगर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पश्च बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अ है,
आप बोल के देखिए, आपका जो जीभ है उसमें से कौन सा भाग उठ रहा है जब आपने बोला। क्या अग्र है, क्या मध्य है, क्या पश्च है। ठीक है, जैसे ई बोला, ई तो कहाँ से वो ध्वनि निकल रही है। ए बोला, आई बोला तो कहाँ से हो रहा है। तो दोस्तों इसमें ये हमसे नहीं पूछ रहा है। जो अग्र में आते हैं ना, वो अग्र में आते हैं ई, बड़ी ई, फिर ए, फिर आई, फिर री। ये किस में आते हैं, अग्र में। मध्य की अगर हम बात करें तो मध्य में सिर्फ एक स्वर आता है, उसका नाम क्या, अ। पश्च की बात करें, अब इन दोनों में से जो रिमेनिंग है, जैसे आ, ठीक है, ऊ, बड़ा ओ और आओ, ये होते हैं पश्च। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास उसने ई दे रखा है, ए दे रखा है, आई दे रखा है। ये जो तीनों की है ये तो अग्र में आते हैं। जो ये अ है ये मध्य में आता है। तो इसने नहीं पूछा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अग्र स्वर पूछा है तो ये वाला हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, पहले इसको पढ़ो आप। हिंदी व्याकरण में अंतिम जो पंचमा अक्षर होते हैं, पंचमा अक्षर हो मतलब जो पांचवा अक्षर है, पंचम अक्षर, पांचवा अक्षर का उच्चारण स्थान क्या है बोल रहा है। ठीक है, तो जो हम अगर हमारा स्पर्श व्यंजन हम देखते हैं कि जब कितने हैं, टोटल 25 है। कौन कौन से, एक क वर्ग का है, एक च का है, और एक ट का है, एक त का है और एक प का है। ठीक है, इसका जो क वर्ग में पांचवा अक्षर जो आता है वो कौन सा आता है, अंगा। ठीक है, च वर्ग में पांचवा अक्षर क्या आता है, इया। ठीक है, फिर ट वर्ग में कौन सा आता है, अणा। फिर इसमें आता न, इसमें आता है म। तो यहाँ पर अगर आप इनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे इनको, इसको, 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 तो इसमें अगर आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो मुख से मतलब कहाँ से आवाज आ रही, कहाँ से ये शब्द निकल रहा है, जैसे इंया, ठीक है, या इया, या अणा, आ रही है कुछ आवाज। तो दोस्तों ये जो होते हैं ये अनुनासिक होते हैं। मतलब इसमें से क्या होता है, हमारे मतलब ये समझ लीजिए आप, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, मुख और नाक उच्चारण करते दोनों से होता है, ठीक है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब ये व्यंजन की बात होगी, और वहीं अगर हमें स्वरों में अनुनासिक देखने हैं तो जिनमें चंद्र बिंदु लग जाता है ना ऊपर स्वरों में, वो अनुनासिक हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया, अंगा, इया, अणा, न, म। ये क्या हो रहा है, मुंह से भी निकल रही है, मतलब उच्चारण करते वक्त मुख और नाक दोनों से इनका उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो इनको हम अनुनासिक बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। थैंक यू दोस्तों, इतना ही था। अगर आपको डेली अब से मतलब आपको टेलीग्राम में तो डेली क्विज मिल ही रहे हैं, वहाँ आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, वो जो 90 डेज का टारगेट हमने रखा है हम उसको फुलफिल करेंगे। अब आपसे आपको 30 डेज के लिए यूट्यूब में भी ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ठीक है, सो दैट यहाँ पर ये फायदा है कि यहाँ पर आपको क्या है, एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डिटेल एक्सप्लेनेशन। मतलब क्वेश्चन हम 10 कर रहे हैं लेकिन उसकी जगह पे हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा चैप्टर का हो रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मिल रहा है आपको। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और डेली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उनको अटेम्प्ट करना। थैंक यू सो मच।